हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का पहला चैप्टर कवर करेंगे। उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं फर्स्ट चैप्टर के उसको हम कवर करेंगे। तो क्लास 8 में जो पहला चैप्टर है हिंदी भाषा में वो है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। तो इस वीडियो में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो होगा भाषा, इसके रूप या भेद, ठीक है। उसके बाद बोली, लिपि, व्याकरण। इन सारे टॉपिक्स को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की कि भाषा आखिर है क्या। देखिए, जब भी हम किसी से बात करते हैं, जब हमें अपनी बात किसी को बतानी होती है, समझानी होती है, तो हम क्या करते हैं, या तो उससे अपनी बात सीधे बोल देते हैं या फिर हम उसको लिख कर देते हैं जिससे कि वो हमारी बात को समझता है। इसी तरह से हमें अगर किसी की बात समझनी होती है तो या तो हम उसको ध्यान से सुनते हैं या फिर वो हमको लिख कर कुछ देता है, हम फिर उसको पढ़कर समझते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब जब हम अपने विचारों को या भावों को किसी और व्यक्ति को समझाते हैं इस माध्यम से, तो वो जो माध्यम होता है उसको हम बोलते हैं भाषा। उसको भाषा का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को समझता है उसे भाषा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अपने भावों और विचारों को दूसरों को समझाना और उसके भावों और विचारों को समझना, जिस माध्यम से ये होता है उसे हम कहते हैं भाषा। अब भाषा के प्रकार, तो देखिए, व्याकरण के अनुसार भाषा के मुख्य दो रूप ही माने जाते हैं। जो व्याकरण है उसके अनुसार दो मुख्य रूप इसके माने जाते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा, जब भी हम बोलकर, ठीक है, बोलकर तथा सुनकर विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है, ठीक है। यानी कि जब हम बोलकर किसी को अपनी बात समझाते हैं या सुनकर किसी की बात समझते हैं तो वो जो माध्यम होता है भाषा का उसको बोला जाता है मौखिक भाषा। इस मौखिक भाषा की, क्योंकि इसमें जो वार्तालाप होता है हमारा वो बोलने के माध्यम से होता है, तो इसलिए इसकी जो मूल इकाई होती है वो ध्वनि होती है। यानी कि ये जो भाषा है वो ध्वनि पर डिपेंड करती है, ध्वनि पर निर्भर है। अब सेकंड वन है, दूसरा इसका भाग है, दूसरा रूप लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करते हैं, लिखकर विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। यानी कि जब हम लिखकर किसी को देते हैं और वो पढ़कर हमारी भाषा को समझता है, तो इस तरह की भाषा को बोलते हैं हम लिखित भाषा। अब क्योंकि हम लिखकर किसी को दे रहे हैं, ठीक है, या लिखी हुई बातों को हम समझ रहे हैं, तो लिखने के लिए हमें किन की आवश्यकता होती है, वर्ण की, वर्ण और शब्द। तो इसलिए इसकी जो मूल इकाई है वो क्या होगी, इसकी मूल इकाई होती है वर्ण, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखते हैं भाषा के विविध रूप, यानी कि भाषा के और कौन कौन से रूप हैं जो कि प्रचलित हैं। अब भाषा के कई सारे रूप हैं जो प्रचलित हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से हमने कहा केवल दो तरह के रूप मान्य हैं, मौखिक और लिखित। उसके अलावा भाषा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है व्यवहारिक भाषा या संपर्क भाषा। व्यवहारिक का मतलब हो गया कि जब हम आपस में बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी भाषा कहलाती है व्यवहारिक भाषा, ठीक है। जिस तरह से मान ली एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां जिस तरह से वो आपस में वार्तालाप करते हैं, उनके व्यवहार में जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, तो उन भाषा को हम बोलते हैं व्यवहारिक भाषा या संपर्क भाषा। मानक भाषा, जब किसी भी भाषा, ठीक है, की को वर्तनी का रूप दे दिया जाए, यानी कि उसमें कुछ नियम बना दिए जाएं, ठीक है, और उसको एक मानक रूप दे दिया जाए, तब उसको मानक भाषा कहते हैं।
यानी कि उसको बोलने और लिखने के कुछ नियम बना दिए जाएं और बोलने और लिखने का कोई विशेष तरीका इस्तेमाल किया जाता है, तब उसे बोला जाता है मानक भाषा। ठीक है, तब उस भाषा को मानक भाषा बोलते हैं। यानी कि वो शब्द जिस तरह से लिखा है वो उसी तरह से लिखा जाएगा, उसे और किसी और तरीके से नहीं लिख सकते, या जिस तरह से बोला जाता है वह उसी तरह से बोला जाएगा, तो उसको हम बोल लेते हैं मानक रूप या मानक भाषा। अगला है उपभाषा। जब जो बोली होती है, ठीक है, बोली के बारे में आगे पढ़ेंगे अभी। जो बोली होती है, जब बोली में साहित्य या किताबों की जब रचना होने लगती है तो फिर उस बोली को हम उपभाषा का नाम दे देते हैं। वैसे बोली में जो है साहित्यों की रचना नहीं होती, साहित्यों की रचना के लिए हमें एक मानक भाषा की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हिंदी में साहित्य लिखे जाते हैं। लेकिन जब बोली में भाषा साहित्यों की रचना होने लगती है तो फिर हम उस बोली को उपभाषा का नाम दे देते हैं। मातृभाषा। मातृभाषा यानी कि जो हम अपने माँ या अपने परिवार से जो भाषा ग्रहण करते हैं वो भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है शासन की भाषा, यानी कि जो हमारी सरकार है वो अपने कामकाज में जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा कहलाती है राजभाषा। सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा। हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है। संविधान में 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया है। संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है तथा इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। यानी कि हिंदी जो है, लिपि का मतलब होता है किसी भी भाषा को लिखने का तरीका। तो हमारी जो भाषा है वो है हिंदी और इसको लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। इसको 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा अपनाया गया। इसका जो उल्लेख मिलता है वो सेक्शन 343 में मिलता है। ठीक है, यानी धारा 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि हमारी जो राजभाषा है उसको तो हिंदी को स्वीकार किया गया है। ठीक है, उसके अलावा संविधान द्वारा जो, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमारे संविधान द्वारा ऐसी 22 भाषाओं को जो है वो स्वीकार किया गया है। तो ये जो 22 भाषाएं हैं ये कौन सी है, ठीक है, वो हम देखते हैं। 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी तो पता ही है आपको, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया या इसको उड़िया भी बोल देते हैं,
ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, और उर्दू। ठीक है, देखते हैं 22 हो गई। तो ये 22 भाषाएं हैं, ये हमारी संविधान द्वारा स्वीकार की गई हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। तो भाषा के बाद में अब नेक्स्ट जो नंबर है वो है बोली का। अब देखिए बोली क्या होता है। भाषा जो होता है वो एक बहुत बड़ा रूप होता है। ठीक है, यानी कि बड़े स्तर पर, बड़े क्षेत्र में जो बोली जाती है, जो विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है, वो तो होता है भाषा। लेकिन जो बोली होती है वो छोटे क्षेत्र तक सीमित होती है। यानी कि क्षेत्र के आधार पर भाषा का सबसे छोटा रूप बोली होता है। ठीक है, यानी कि छोटे क्षेत्रों तक जो भाषा बोली जाती है, जो भाषा का जो सीमित रूप होता है वो होती है बोली। इसका जो क्षेत्र होता है काफी सीमित होता है, या हम कह सकते हैं कि बोली जो है वो भाषा का अंग है। ठीक है, तो एक से अधिक बोलियों को मिलाकर उपभाषा बनती है। जब कई सारी बोलियां मिलाकर इस्तेमाल की जाती हैं, मिलाकर बोली जाती हैं, तो फिर उसको हम उपभाषा का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बोली का जो क्षेत्र होता है वो काफी छोटा होता है। अब जैसे कि जो हमारे बड़े बड़े साहित्य होते हैं, साहित्यों की रचना हमेशा भाषा में की जाती है। हिंदी वगैरह में आपने साहित्य देखे होंगे, लेकिन बोली जो होती है, बोली में साहित्यों की रचना नहीं होती। बोली में हाँ, आपको लोकगीत या लोक कथाएं वगैरह जो हैं वो बोली में आपको सुनने को मिल जाएंगे। भाषा और बोली में अंतर, भाषा में और बोली में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि भाषा में और बोली में क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहला तो जैसा मैंने आपको बताया कि बोली जो होती है वो भाषा का अंग होती है। तो सबसे पहले तो बोली ठीक है, भाषा का अंग होती है या भाषा का एक छोटा स्वरूप होती है बोली। दूसरा, बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, या बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। बोली में साहित्यों की रचना नहीं की जाती। साहित्य की रचना के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, बोली की नहीं। तो ये मुख्य अंतर है भाषा और बोली में। सबसे पहला तो कि बोली जो है वो भाषा का एक बहुत छोटा सा अंग होती है, और बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। यानी कि कुछ सीमित क्षेत्र तक बोली बोली जाती है, कुछ और आगे चले जाओगे तो बोली बदल जाएगी।
साहित्य की रचना के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, यानी कि साहित्य की जो रचना की जाती है वो भाषा के द्वारा की जाती है, किसी भाषा में होती है, बोली के द्वारा नहीं होती है। और बोली को बोलने के लिए किसी प्रकार के नियम, ठीक है, नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। बोली के लिए नियमों की आवश्यकता नहीं है, जबकि भाषा जो है वो नियमों से बंधी हुई होती है। की आवश्यकता नहीं। बोली के लिए नियमों की आवश्यकता नहीं है, जबकि भाषा जो होती है वो व्याकरण के नियमों से बंधी हुई होती है। तो ये भाषा और बोली में अंतर है। अब आगे देख, तो भाषा और बोली के बाद में नेक्स्ट है लिपि। लिपि जो होता है वो किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का हम इस्तेमाल करते हैं वो उसको हम लिपि बोलते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। अब जैसे कि ला शब्द के लिए मैंने यहाँ पे ये इस तरह का सिंबल इस्तेमाल किया है, तो ये मेरा लिपि कहलाएगा। तो इसी तरह से जो अलग अलग भाषाएं हैं उनको लिखने के लिए अलग अलग लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो कुछ मुख्य भाषाएं हैं वो और उनको लिखने के लिए किन लिपि का इस्तेमाल किया जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे फ्रेंच भाषा जो होती है वो किस लिपि में लिखी जाती है? फ्रेंच भाषा लिखी जाती है रोमन लिपि में। अंग्रेजी भाषा भी रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा को हम लिखते हैं गुरुमुखी लिपि में। जो उर्दू भाषा है वो लिखी जाती है फारसी लिपि में। तिब्बती भाषा को जो लिखने की लिपि है उसे बोला जाता है उछेन। सहेली भाषा को लिखा जाता है अबुगिड़ा लिपि में। नेपाली भाषा को लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। यानी कि ये उसी लिपि में लिखी जाती है जिसमें हमारी हिंदी भाषा। चीनी भाषा को लिखा जाता है कांजी या कना। अब जापानी भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है उसे बोलते हैं हांजी। भारत की जो प्राचीनतम लिपि है वो ब्रह्मी लिपि है। ठीक है, इस ब्रह्मी लिपि से ही माना गया है कि जो देवनागरी लिपि है वो विकसित हुई है। यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा का जो रूप है, जिस रूप में हम उसे लिखते हैं, उसका जो विकास माना गया है वो ब्रह्मी लिपि से माना गया है। अब देखिए, जो ब्रह्मी लिपि थी, जो सम्राट अशोक था, सम्राट अशोक के जो शिलालेख मिले हैं, उन शिलालेखों में जो भाषा लिखी हुई है वो ब्रह्मी लिपि में लिखी हुई है। यानी कि जो शिलालेख हैं उनमें ब्रह्मी लिपि में उनके संदेश लिखे गए हैं। और जो ब्रह्मी लिपि है वो किस भाषा की लिपि है? वो है प्राकृत भाषा की। यानी कि जो हमारी प्राचीनतम भाषा, जो हमें यहाँ हिंदुस्तान में जो जिस प्राचीनतम भाषा के अवशेष मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं वो है प्राकृत, और जो लिपि है वो है ब्रह्मी। अब बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण क्या होता है? अब जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी जो भाषा है, तो भाषा को हम जब भी बोलते हैं या लिखते हैं तो कुछ विशेष नियमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एक वाक्य बोला कि वह रोज स्कूल पढ़ने जाता है। अब मैं इसको इस तरह से नहीं बोल सकता कि स्कूल रोज वह जाता है पढ़ने। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है।
क्यों? क्योंकि ये जो मैंने वाक्य बोला वो कुछ नियमों से बना हुआ है। उन नियमों का प्रयोग करके अगर मैं बोलूंगा तब तो वह सही है, अगर नहीं बोलूंगा तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो व्याकरण जो है हमें यही सिखाता है कि किसी भाषा को किस तरह से लिखा जाए और बोला जाए। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ नियमों का निर्माण किया गया है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराते हैं। इन नियमों की जानकारी हमें जिस शास्त्र से मिलती है या शास्त्र से होती है वह व्याकरण कहलाता है। यानी कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के भेद, व्याकरण के कितने भेद होते हैं या व्याकरण किन चीजों पर निर्भर करता है या व्याकरण के बारे में, व्याकरण के अंदर हम किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो चीजें, पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम पढ़ते हैं जितने भी वर्ण हैं, वर्णों के प्रकार, ठीक है, वर्ण के प्रकार जैसे स्वर व्यंजन हो गए। शब्द विचार, इसमें शब्दों की उत्पत्ति, इसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, कौन से शब्द हमारे देश के हैं, कौन से बाहर से आए हैं, किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हम अपनी भाषा में, वो सब शब्द विचार में पढ़े जाएंगे। वर्ण विचार में वर्ण और अक्षरों का ज्ञान पढ़ा जाएगा, जैसे कि स्वर, व्यंजन, व्यंजन कितनी तरह के होते हैं, ठीक है, स्वर कौन कौन से हैं, कितनी तरह के हैं, वो वर्ण विचार में आएगा। उसके बाद में आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्यों के भेद या वाक्य बनाना, इसमें वाक्य निर्माण, वाक्य के प्रकार, ठीक है, पद, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे वाक्य विचार में। अब देखिए, जो एक वर्ड इसमें बीच में आया था साहित्य, ठीक है, वो इसमें नहीं है, लेकिन साहित्य को हम ऐसे ही समझ लेते हैं। साहित्य का, जैसे मैंने बताया, साहित्य जो है उनका निर्माण भाषा के द्वारा ही होता है, बोली में नहीं होता। अब साहित्य जो होता है, साहित्य के दो रूप हो जाते हैं, एक तो होता है गद्य और एक हो जाता है पद। गद्य का मतलब होता है साधारण लिखना, जिस तरह से निबंध वगैरह हम लिखते हैं, निबंध कहानी, वो तो गद्य में आता है। और जो कविताएं वगैरह हम पढ़ते हैं वो आते हैं पद्य साहित्य में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।